नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज टीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए अपना दूसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा था जिसमें हमने चर्चा की थी जीवों की संरचना, और जीवों की संरचना के अंतर्गत हमने देखा था कि जीव किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से आपके क्या क्या उसमें भाग लेते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से कोशिकाएं देखी गई थी। हमने कोशिका की परिभाषा देखी थी, कोशिका होती क्या है, और साथ ही साथ हमने चर्चा की थी कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज कैसे हुई, और इसके साथ हमने चर्चा की थी आपके कोशिका मत के बारे में, जिसमें कोशिका मत में ये बात स्पष्ट हुई थी कि संसार के समस्त जीवों का विकास, संसार के समस्त जो जीव निर्मित हुए हैं वो कहीं ना कहीं कोशिकाओं से ही निर्मित हैं, कोशिकाएं से ही बने हुए हैं। और उसमें ये बात भी स्पष्ट हो गई थी कि संसार के समस्त जीव, चाहे आपका एक कोश की हो या बहुकोश की हो, उनके जो शरीर की मुख्य बनावट होती है, इनसे उनका शरीर निर्मित होता है, वो मुख्य रूप से आपकी कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका की परिभाषा, कोशिका मत और कोशिका की खोज के बारे में भी पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोशिका की संरचना और कोशिका के प्रकार, मतलब कोशिका होती कैसी है, दिखती कैसी है, कौन कौन से उसमें भाग होते हैं, उन सारी चीजों का हम मतलब विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो आज के इसी सेगमेंट के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं, और आपको ये बताता चलूं कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें आपने बहुत ही अच्छे रिस्पांस दिए थे, और इस उम्मीद के साथ कि जो भी नए लोग हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उन्हें एक नया नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं, आपका बिना टाइम लिए हुए आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें हम चर्चा करेंगे कोशिका की संरचना और कोशिका के प्रकार की। ठीक है, तो कोशिका की संरचना अगर हम देखें तो कोशिकाएं इस प्रकार से, अगर इनका हम, चूंकि कोशिकाएं मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, छोटी होती हैं, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। तो कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इस प्रकार की संरचनाएं लगभग आपको दिखाई देती हैं, जिसमें कई सारे भाग होते हैं। तो इसी पूरी संरचना आपको कोशिका की संरचना में दिखाई देती है। एक वनस्पति कोशिका है, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ साथ करता चलूंगा। तो ये आपकी एक वनस्पति कोशिका की चर्चा यहाँ पर हो रही है, उसमें कौन कौन से भाग हैं वो सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं। तो ये आपकी कोशिका की संरचना इस प्रकार से होती है। तो कोशिका की संरचना में हम देखें तो पूरी कोशिका को हम तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। कोशिका को देखने के बाद इसके तीन मुख्य भाग हो सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो एक मोटा सा और आपको दिख रहा है, कई लाइनों का खींचा हुआ मोटा सा भित्ति दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक भाग है। और इस भाग के अंतर्गत आप देख रहे हैं जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति के अंदर का जो मटेरियल है, ये जो सारा का सारा आपको दिख रहा है, एक लिक्विड मटेरियल होता है, द्रवी पदार्थ होता है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जगह जगह पर आपको खाली स्थान दिख रहा है जहां पर कुछ भी नहीं है, ये खाली स्थान एक्चुअल खाली ही होता है, और इसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं या रिक्तिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो पूरी कोशिका तीन भागों में बट गई, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य में, और आपकी रिक्तिकाएं, तीन भागों में बट गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोशिका भित्ति जो सबसे ऊपर की तरफ बनी हुई आपको दिख रहा है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं, हिंदी में इसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ये जो कोशिका भित्ति होती है किसी भी जो आपके प्लांट कोशिका में, जो पौधे की कोशिका है, वनस्पति कोशिका है, उसमें पाई जाती है, और ये कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। थोड़ा सा यहाँ ये भी समझते चलिए, ये जो सेल वॉल होती है, ये जो आपकी कोशिका भित्ति है, ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होती है, जंतुओं की कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, अर्थात ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल आपके पौधों की कोशिकाओं में मिलती है। इसका जो मुख्य काम है, ये काम होता है आपके इस कोशिका को चारों तरफ से घेरे रखना, इसको एक आकार प्रदान करना, एक जो इसका आकार बना हुआ इस कोशिका भित्ति के कारण से है। और कोशिका भित्ति को आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर ये थोड़ी सी कटी हुई है, ये देख रहे हैं कि आपको इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कटा हुआ है। ये जो कटाव होता है, ये इसके साथ जो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं उनके कोशिका द्रव्यों से ताकि आदान प्रदान बना रहे, इनका कनेक्शन बना रहे, इस प्रकार से कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी होती है। इस प्रकार से कई सारे कोशिकाएं किसी भी जीव के शरीर में पाई जाती हैं। तो सबसे पहली संरचना है जो कोशिका भित्ति, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिका में मिलती है, जंतुओं की कोशिका में इसका अभाव होता है। और इसका मुख्य कारण मैं बता दिया कि ये आपके पौधों
मुख्यतः जो उसकी कोशिकाएं होती हैं उनको आकार प्रदान करने का काम करती है, सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है, और कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए ठोस आवरण होता है। जो मुख्यतः इसके अंदर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो ये सेलुलोज नामक एक पदार्थ होता है, उससे बनी होती है। तो ये आपकी कोशिका भित्ति है जो मुख्यतः इसको चारों तरफ से घेर के रखती है, और ये सेलुलोज से बनी होती है। ठीक, दूसरा जो भाग दिखाई दे रहा है लागण से बनाए गए हैं, जगह जगह स्पॉट आपको दिख रहे हैं, जो मुख्यतः आपके कोशिका द्रव्य में होते हैं। कोशिका द्रव्य में ये पदार्थ आपके कहलाते हैं माइक्रोकांडिया। नाम आपने सुना होगा माइक्रोकांडिया, जिसको हम ऊर्जा के पावर हाउस के नाम से या ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में माइक्रोकांडिया को हम पावर हाउस क्यों कहते हैं? ये प्रत्येक कोशिका में, चाहे वो आपकी जंतु कोशिका हो चाहे वनस्पति कोशिका हो, दोनों में पाई जाती है, और दोनों में इसकी संख्या खूब सारी ढेर सारी होती है, और ये कोशिका के पावर हाउस के नाम से या उसके ऊर्जा गृह के नाम से जानी जाती है। इसका कारण ये है कि जो आपकी माइक्रोकांडिया होती है, ये मुख्यतः जो हमारे द्वारा या पौधे के द्वारा खाया गया खाद्य पदार्थ होता है, उस खाद्य पदार्थ को जलाने का काम करती है, मतलब खाद्य पदार्थ का जारण करती है, और उस जारण के माध्यम से उस जलने खाद्य पदार्थ के जलने के कारण से ही इन जीवों को ऊर्जा मिलती है। मतलब थोड़ा सा हम इसको इस तरह से समझें कि जैसे ही हम भोजन करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ हमारे स्टमक में जाता है, मतलब हमारे पाचन तंत्र में पहुंचता है, और पाचन तंत्र में पहुंचने के बाद इसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद इसमें से मुख्यतः जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो मुख्यतः पोषक तत्व हमें मिलते हैं, वो मुख्य रूप से आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन, 5 प्रमुख तत्व आपके इस प्रकार से 5 प्रमुख अवयव आप भोजन से प्राप्त करते हो। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जिससे मुख्यतः ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट का जो आखिरी अवयव होता है, जिसके टूटने के बाद कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा हमारी कोशिका की माइक्रोकांडिया में पहुंचा दिया जाता है, और माइक्रोकांडिया पहुंचने के बाद ग्लूकोज वहां इंतजार करता है, और वह दूसरी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम रिस्पायरेशन या श्वसन की प्रक्रिया जो हमारी होती है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान आप सबको पता होगा कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जैसे ही आपके ब्लड के द्वारा इस माइक्रोकांडिया में पहुंचता है, तो दोनों में क्रियाएं होती हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन होता है ग्लूकोज को जलाता है, और जलाने के बाद उससे उस जीव को ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से अपने समस्त कार्य, उसके शरीर में होने वाले समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं, और साथ ही साथ बाहर जो अपना फिजिकल वर्क कर रहा है, जो बाहर का काम कर रहा है, उन सारे कामों का कार्यापन या उसका जो कंट्रोल होता है, उसको करने की क्षमता होती है, वो इसी ऊर्जा से प्राप्त करता है। क्योंकि ये काम आपके माइक्रोकांडिया में हो रही है, इसलिए जो आपकी माइक्रोकांडिया होती है वो ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, इसी कारण से उसको ऊर्जा मतलब कि आपके कोशिका का पावर हाउस या उसका ऊर्जा गृह कहलाती है। तो बात स्पष्ट हो गई होगी, इसलिए हम माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस या उसका ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों में समान रूप से पाई जाती है, चाहे आपकी जंतु कोशिका हो चाहे वो आपकी वनस्पति कोशिका हो, दोनों में ये समान रूप से स्पष्ट रूप से आपको दिखती है, दोनों में पाई जाती है, और दोनों में काम सही करती है। ठीक है, अगला जो पार्ट आपको दिख रहा है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का नाम सुना होगा आप सबने। ये कोशिका द्रव्य में कण के समान बिखरे हुए भाग होते हैं, कण के समान छोटे छोटे कण, या उसके कण के समान पूरे कोशिका में बिखरे हुए कहीं कहीं पर थोड़े से इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स जो होता है ये प्रत्येक कोशिका में, चाहे आपकी जंतु कोशिका हो चाहे आपकी वनस्पति कोशिका हो, दोनों में मिलती है। और ये राइबोसोम्स का जो मुख्य काम होता है, ये आपके कोशिकाओं में जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रोटीन संश्लेषण का मतलब आपकी जो कोशिका होती है वो प्रोटीन निर्माण करती है, हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन निर्माण का काम मुख्यतः आपका राइबोसोम्स करता है। इसके अलावा इससे कई काम है, कई तरह के काम है, लेकिन जो मुख्य काम होता है वो आपका प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण का पूरा काम आपका राइबोसोम्स देखता है। ठीक है, अगला कोशिकांग आपका जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसको हिंदी में हरित लवक के नाम से आप जानते होंगे, काफी जाना पहचाना नाम है ये हरित लवक, जिसके कारण से पौधों का रंग हरा होता है, और हरा रंग जो दिखाई देता है उसका मुख्य कारण आपका हरित लवक ही होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है, बहुत ही मतलब कि सरल क्वेश्चन है। तो ये आपके इसी हरित लवक के कारण जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है, उसी के कारण इसका रंग हरा होता है। और यहाँ पर एक चीज और आप जान लीजिए कि अधिकांश केवल और केवल वनस्पति कोशिका में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर।
मतलब कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी जितने भी आपके वनस्पति कोशिकाएं हैं, प्लांट सेल हैं, उसमें ही हरित कवक होता है। जंतु कोशिकाओं में हरित कवक का अभाव होता है। कुछ अपवाद की चर्चा बनेगी तो अपवाद में मुख्यतः आपका युगलिना होता है, जिसको जंतु और वनस्पति जगत का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, दोनों की संयोजक कड़ी कही जाती है। तो आपका वो जंतु कहलाता है युगलिना, और उस युगलिना के शरीर में भी क्लोरोप्लास्ट होती है, वो भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अधिकांश जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होता है और अधिकांशतः उसका रंग हरा होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट काम स्पष्ट हो गया होगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण का मतलब जो सूर्य का प्रकाश पौधे एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी के रूप में, उसकी जो सौर ऊष्मा होती है उसको अपने रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। तो ये जो पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति पर आपने सुना हो कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयं किसके कारण से बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के कारण से। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्यतः भाग लेता है, जिसके कारण से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो आगे निकलते हैं, तीसरा पार्ट आपको दिख रहे हैं, यहाँ से जो पूरा का पूरा भाग आपको दिखाया गया है, न्यूक्लियोलस, हेटेरोक्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मुख्यतः यहाँ से यहाँ तक का भाग आपका न्यूक्लियस कहलाता है, इसको हम केंद्रक कहते हैं हिंदी में। और केंद्रक जो होता है ये जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में होता है, और दोनों में इसके कार्य भी समान है। तो केंद्रक जो होता है किसी भी कोशिका का मुख्य बिंदु होता है, और आप सबने देखा होगा कि अधिकांश कोशिकाओं में ये लगभग बीच में पाया जाता है। मतलब इसको केंद्रक नाम इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये केंद्र बिंदु पर होता है, बीच में होता है। बीच में होने का कारण ये है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ जान लीजिए कि जो बीच में बिल्कुल पाया जा रहा है अलग सा इसका मटेरियल, आप यहाँ पे मतलब ध्यान देंगे इस फिगर पर। तो ये जो इसके और ये जो आपका एक लाइनिंग दिख रही है, इस लाइनिंग के बीच का जो भाग है वो आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ये जो आपका केंद्रक है ये कोशिका द्रव्य से अलग होता है। अलग का मतलब उसकी अपनी एक खुद की न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, खुद की आपकी केंद्रक कला होती है, और ये केंद्रक कला से घिरा हुआ इसके अंदर केंद्रक होता है। मतलब ये आपके साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य में केंद्रक नहीं होता है, इसका खुद का अपना द्रव्य होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब न्यूक्लियो आपका न्यूक्लियर मुख्यतः आपका जो केंद्रक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसमें इसके अधिकांश भाग होते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है जो आपके जंतु और वनस्पति दोनों प्रकार की कोशिकाओं में दिख रहा है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है, इसका मुख्य काम क्या है, क्या क्या काम करता है केंद्रक? केंद्रक नाम से स्पष्ट है, केंद्रक का मतलब केंद्र बिंदु में है, और काफी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। दो मुख्य काम आपका केंद्रक करता है। पहला काम, इस कोशिका के पूरे कोशिका द्रव्य में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही है, जैविक का मतलब जो सजीव या किसी भी जीव को बनाए रखने के लिए, उसकी फिजियोलॉजी को बनाए रखने के लिए जो कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों का प्रतिपादन, मतलब आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित कवक है, और भी जितने प्रकार के कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों के कार्य क्या है, उन कोशिकांगों को क्या काम करना है, कितनी देर तक करना है, कितना काम करना है, ये पूरा मैनेजमेंट आपके केंद्रक के पास होता है। मतलब पूरे कार्यों का विवरण, पूरे कार्यों की देखभाल, पूरे कार्यों की जानकारी, पूरे कार्यों को कराने की जिम्मेदारी इस केंद्रक के पास होती है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य करता है पूरे कोशिका की देखभाल, और इसीलिए बीच में होता है ताकि सब पे अपनी निगाह बनाए रखे, सब इसकी नजर में रहे, कोई भी काम चोरी ना कर सके, सब अपना अपना काम आसानी से कर सके। तो ये पहला मुख्य काम हो गया कि केंद्रक अपने इस कोशिका द्रव्य में जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी कोशिका के अंग हैं, उन सारे कोशिकांगों के सारे अंगों की जितने भी कार्यों की प्रक्रिया है, उनको क्या लेना है, कहाँ से क्या पोषण है, कहाँ क्या लेना है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, किसको कहाँ से क्या प्राप्त करना है, किसको कहाँ पर क्या भेजना, मतलब पूरी जिम्मेदारी उस कोशिका के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी इस केंद्रक की होती है। तो पहला मुख्य काम हो गया मैनेजमेंट का, पूरी कोशिका की मैनेजमेंट का मुख्य काम आपका केंद्रक करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो मुख्य काम है आपके इस केंद्रक का, वो होता है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। आप समझ लीजिए आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी जानवर या किसी भी जंतु की कोशिका है या किसी पौधे की कोशिका है, उससे उसी प्रकार की कोशिका बनेगी जैसा कि वो है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई मानव की कोशिका निर्माण कर रही है, उसका लगातार विभाजन कर रही है, तो मानव कोशिका से मानव कोशिका का ही निर्माण होगा, दूसरे अन्य जंतुओं की कोशिकाएं नहीं बनेगी। जैसे उसकी मातृ कोशिका है वैसे ही उसकी पुत्री कोशिका, मतलब जिन कोशिकाओं को निर्मित करेगी वैसे ही कोशिकाएं होंगी। तो ये जो इनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी
पीढ़ी में पहुंचाने का जो मुख्य काम होता है वो आपका केंद्रक का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी माता पिता की 2 संतानें हैं तो उन 2 संतानों में कोई ना कोई समानता आपको अवश्य रूप से दिखाई देती है। यही उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं या माता पिता के जो लक्षण हैं उनकी संतानों में दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण कैसे पहुंच जाते हैं उनकी संतानों में, तो उनको पहुंचाने वाला जो मुख्य काम है वो आपके केंद्रक का होता है। केंद्रक में पाया जाने वाला जो गुणसूत्र होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ये मुख्यतः आपके इस केंद्रक में उपस्थित होता है और ये गुणसूत्र ही आपके आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा केंद्रक का कार्य। केंद्रक का मुख्य काम है आपके आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। तो इस प्रकार से 2 मुख्य कार्य आपने देख लिए, एक तो कोशिका का पूरा मैनेजमेंट, पूरी जिम्मेदारी, और दूसरा कार्य इनके आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो न्यूक्लियोलस हैं जो मुख्यतः आपको केंद्रक, जब केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है तो उसमें मुख्य रूप से भाग लेती है हेटेरोक्रोमेटिन, जो मुख्यतः आपके क्रोमोसोम्स है गुणसूत्र के पार्ट होते हैं जो मुख्यतः बंटने में सहायता करते हैं। उनके जो जीन होते हैं, उनके जो गुणसूत्र होते हैं उनको बांटने का काम करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो चारों तरफ से इसको कवर किए हुए केंद्रक को अलग करती है कोशिका द्रव्य से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आपके केंद्रक कला कहलाती है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो विशेष प्रकार का लिक्विड मटेरियल है जो केंद्रक में भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रकार से इनको सामूहिक रूप से हम केंद्रक के नाम से या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अगला भाग जो आपको दिख रहा है वैक्यूल या इसको रिक्तिकाएं कहते हैं, ये वाला और ये वाला, ये रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स इनको कहे जाते हैं। एक्चुअल में इनके बनने का कारण ये होता है कि जो आपका कोशिकाएं होती हैं, जब कोशिकाएं शुरुआती अवस्था में बनती हैं, मतलब जब इनका निर्माण होता है तो इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, छोटे आकार की होती है और जैसे जैसे उस जीव का विकास होता है वैसे वैसे इनका आकार बढ़ता चला जाता है। और जिस अनुपात में इनका आकार बढ़ता है शायद उस अनुपात में इनका जो केंद्रक आपका जो मुख्यतः इनका जो साइटोप्लाज्म है, मतलब इनका जो कोशिका द्रव्य है उस अनुपात में ये कोशिका द्रव्य नहीं बढ़ पाता है। और कोशिका द्रव्य जब उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता है, जगह ज्यादा बढ़ जाती है तो जगह जगह पर खाली स्पॉट बन जाते हैं, वहां पर बिल्कुल खाली रह जाता है और वही खाली स्थान आपका वैक्यूल या रिक्तिकाएं कहलाता है, जो बड़े बड़े स्पॉट के रूप में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और आसानी से आप समझ लीजिए, ये जो रिक्तिकाएं हैं, जो वैक्यूल्स हैं, ये केवल वनस्पति कोशिकाओं के लक्षण हैं। जंतु कोशिकाओं में ऐसी कोई संरचना नहीं होती है। वैक्यूल्स केवल और केवल आपके वनस्पति कोशिका में मिलती है, जंतुओं में इसका अभाव होता है। तो जंतु और वनस्पति कोशिका में अगर आप अंतर पढ़ें वहां पर ये भी समझ लीजिएगा कि जंतु कोशिका में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, खाली स्पॉट नहीं होती है, रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, जबकि वनस्पति कोशिका में ये मुख्यतः उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं जो खाली स्थान होते हैं। अगर हम इनके कार्यों की चर्चा करें तो कार्य कुछ निश्चित नहीं है, अभी तक इनके कार्यों के बारे में विशेष कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इनके कार्य कुछ निश्चित नहीं बताया गया, तो कार्य इनका कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं हुई है। ये वैक्यूल्स हैं, खाली स्थान है जो बिल्कुल खाली होते हैं, वहां पर आपका साइटोप्लाज्म या जो कोशिका द्रव्य होता है वो उपस्थित नहीं होता है, एक खाली स्थान मिलते हैं जिनको हम वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। ठीक है, आगे इधर देखें तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जगह जगह पर आपको दिखाई दे रही विशेष संरचना। बड़ी कोशिका का फल किताबों में देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से आपको दिख जाए, क्योंकि यहाँ से बना हुआ फिगर है इसलिए इसमें बहुत स्पष्ट चीजें नहीं दिख रही है। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मुख्यतः आपके कोशिका का प्रमुख कोशिका में होता है और ये आपके केंद्रक के आसपास पाए जाते हैं, और आसपास पाए जाने के कारण इनका जो मुख्य काम होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो मुख्य काम होता है आपकी पूरी कोशिका को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, एक सहारा प्रदान करना। मतलब पूरी कोशिका कैसे बनी हुई है, कैसे व्यवस्थित है, ये पूरी संरचना किस प्रकार से उस कोशिका की संरचना बनी हुई है वो मुख्यतः आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। मतलब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है आपकी कोशिकाओं में, ये जंतु और वनस्पति दोनों प्रकार की कोशिकाओं में मिलता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम है कोशिका को एक आकार प्रदान करना, एक सहारा प्रदान करना। तो ये मुख्य काम करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। तो ये मुख्य काम करती है आपकी इस पूरे केंद्रक को, सॉरी पूरी की पूरी कोशिका को एक आकार प्रदान करने में सहारा प्रदान करना। ठीक, अगला जो भाग आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है इसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से आपने सुना होगा। ये प्रत्येक कोशिकाओं में केंद्र के आसपास दिखाई देते हैं और ये विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा बने होते हैं।
और इनका मुख्य काम होता है सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब होता है स्रावण। जैसे कोशिका में जो भी पदार्थ बन रहे हैं, जिन भी पदार्थों का सिक्रेशन हो रहा है, जिन पदार्थों का स्रावण हो रहा है, वो सारा का सारा सिक्रेशन का मटेरियल आपके गोल्गी बॉडी के द्वारा किया जाता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों में है, बहुत सारे जंतुओं में है, जो भी चीजें बनती हैं उनकी कोशिका में, जिन चीजों का निर्माण होता है सिक्रेशन के द्वारा, जैसे बहुत सारे आपके हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। तो ये हार्मोन्स और एंजाइम जो बनाने का मुख्य काम होता है, जो सिक्रेशन का काम होता है, वो आपके गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। तो ये कुछ प्रमुख आपके कोशिका की संरचनाएं थी जो आपको बताई गई, उनके कोशिकाओं थे जो आपको समझाए गए। तो इस प्रकार से ये कोशिका की विशेष संरचना होती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें जंतु और वनस्पति कोशिका की। तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में मुख्यतः अंतर क्या दिखता है, क्या क्या मुख्य अंतर होता है, उसकी हम चर्चा कर लें। तो आप एक वनस्पति कोशिका देख रहे हैं जिसमें एक कोशिका भित्ति है, केंद्रक है, कई सारे कोशिका हैं, व्यक्तिकाएं हैं। तो ये सारी की सारी संरचना आपके वनस्पति कोशिका में दिखती है। जंतु की कोशिका कैसी होती है? जंतुओं कोशिका के पास ये मोटी सी कोशिका भित्ति, जैसे हम सेल वॉल कह रहे हैं, ये नहीं होती। कोई भी जंतु की कोशिका आप देख लीजिए, उसमें आपको कोशिका भित्ति दिखाई नहीं देगी। तो इसके स्थान पर होता क्या है? एक पतला सा प्रोटीन का बना हुआ महीन आवरण, एक जो उसको चारों तरफ से कवर कर रखता है, प्रोटीन से बना हुआ एक महीन आवरण होता है, जिसको हम कहते हैं आपका केंद्रक, सॉरी, इसको जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए होता है, जो आपके जंतु कोशिका में होता है, वो आपका कोशिका मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला होती है, जो मुख्यतः प्रोटीन से बनी होती है। उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका कला प्रोटीन से बनी होती है। और यही यहाँ एक चीज आप बड़े स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, जो जंतुओं और वनस्पतियों का बंटवारा हुआ है, मतलब जंतु अलग किए गए हैं, वनस्पतियां अलग की गई हैं, उनमें जो मुख्य अंतर बताया गया है, मुख्य जिसके आधार पर दोनों का विभाजन हुआ है, ये जंतु है, ये वनस्पति है, उसमें अंतर यही है, जिनकी बाहरी आवरण, जिनकी कोशिकाओं का बाहरी आवरण आपके सेलुलोज से निर्मित होता है, वो आपके वनस्पतियां होती हैं, और जिनका बाहरी आवरण प्रोटीन से बना होता है, वो आपके जंतु होते हैं। तो मैंने आपसे चर्चा की यूग्लिना की। यूग्लिना चूंकि उसके पास क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, फिर भी वो वनस्पति नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ का जो बाहरी आवरण है प्रोटीन से निर्मित है। इसी प्रकार से आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। बैक्टीरिया एक परपोषी जंतु है। आप जो आमतौर पर जानते हैं, जो आमतौर पे हमारे समझ में आता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जिसके पास क्लोरोफिल होती है, वो आपका पौधा है। जिसके पास अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, वो आपका जंतु है। लेकिन यहाँ पर ये परिभाषा थोड़ी सी डिफीट कर जाती है। एक्चुअलिटी ये है कि जिसमें आपका बाहरी जो कोशिका का बाहरी आवरण है, जिसमें सेलुलोज से निर्मित आवरण है, वो पौधा है, चाहे उसके पास क्लोरोफिल हो या ना हो। अगर उसकी कोशिका की बाहरी आवरण सेलुलोज से निर्मित है तो पौधा कहा जाएगा। अगर उसका जो बाहरी आवरण है वो प्रोटीन से निर्मित है, भले ही उसके पास मतलब कि हरित कवक है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन वो जंतु की श्रेणी में ही रखा जाता है, जैसे आपका यूग्लिना। तो ये आपके मुख्य अंतर आपका पौधों और जंतुओं में ही होता है कि जंतुओं के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, एक महीन सी आवरण आपकी कोशिका कला होती है, और इनके जंतु और पौधों की कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति होती है। दूसरा मुख्य अंतर आपको दिखाई देगा कि जो आपकी वनस्पति कोशिका होती है, इस वनस्पति कोशिका में आपके हरित कवक मिलते हैं अधिकांश कोशिकाओं में, और जंतु की अधिकांश कोशिकाओं में आपके हरित कवक नहीं होते हैं। तीसरा जो मुख्य अंतर है, जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें वैक्यूल्स अनुपस्थित होते हैं, वैक्यूल्स नहीं होते हैं, और जो वनस्पति कोशिका होती है उसमें वैक्यूल्स उपस्थित रहते हैं। तो ये तीन मुख्य अंतर है। इसके अलावा ढेर सारे अंतर आपको मिल जाएंगे, ढेर सारे अंगों के कार्य आपके अलग अलग मिल जाएंगे। तो डिटेल बहुत ज्यादा आप देख लीजिएगा किताबों में कैसा क्या है, लेकिन यहाँ जो मुख्य अंतर है वो मैंने आपको बता दिया जंतु और वनस्पति कोशिका में। तो ये कोशिका की संरचना है, इस प्रकार से कोशिका बनी हुई होती है, कोशिका इस प्रकार से दिखाई देती है, और इसी से समस्त जीवों का निर्माण हुआ है कोशिका मन के अनुसार। ठीक।
अब कोशिका संरचना को जानने के बाद हम थोड़ा सा कोशिका प्रकार की बात कर रहे हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। तो कोशिका के प्रकार की हम बात करें तो मुख्यतः उनकी संरचना के आधार पर, जिस प्रकार से कोशिका का निर्माण हुआ होता है, उस निर्माण के आधार पर अगर हम कोशिकाओं की चर्चा करें तो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। मुख्यतः ये अपनी संरचना के आधार पर दो प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक, अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है, कैसे हम इनको पहचानेंगे, कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और कौन सी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो आपके मुख्यतः जो शब्दों से बने हुए हैं, ये ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। ग्रीक वर्ड का पहला वर्ड है आपका प्रो और दूसरा वर्ड है आपका कैरियोन से कैरियोटिक बना हुआ है। तो प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और प्रीमिटिव की हिंदी जो होती है वो होती है आद्य। आद्य का मतलब होता है पुरानी, मतलब जो बिल्कुल अल्प विकसित, जिसमें आद्य का मतलब है जिसमें बहुत कम संरचनाएं ऐसे देखने को मिलती हैं। तो कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्र। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, प्रो का मतलब प्रीमिटिव का मतलब हो गया कि जिसमें केंद्र की संरचना बहुत ही आद्य पुरानी है, या कह सकते हैं कि जिसमें केंद्रक कला नहीं होती है, केंद्रक स्पष्ट रूप से उस कोशिका में दिखाई नहीं देता है। आप समझने के लिए इस प्रकार से समझ लीजिए सीधी बात पर कि जिन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में केंद्रक दिखाई नहीं देता है, ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये सामने आपको एक यूकैरियोटिक कोशिका दिखाई दे रही है जिसमें आपके केंद्रक स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की चर्चा करें तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मान लो ये कोई कोशिका है जो आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इसमें सारे के सारे जो द्रव्य इस तरह से फैला हुआ होता है। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिस प्रकार से आपको यूकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे कोशिकांग केंद्रक इत्यादि दिख रहे हैं, तो ऐसा कोई भी भाग, ऐसा कोई भी कोशिकांग आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये सबसे पहली और सबसे पुरानी कोशिकाएं हैं। जब जीवों का विकास शुरू हुआ होगा तो उस समय सबसे पहले आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी होंगी जो बहुत सरल प्रकार की थी, जीव द्रव्य के साथ लगी हुई थी, लेकिन इसमें कोई भी विशेष जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, तमाम तरह के जो कोशिकांगों की चर्चा हम इसके पीछे कर चुके हैं, ऐसे कोई भी कोशिकांग इसमें दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात इन सारे कोशिकांगों का अभाव होता है। इसके अलावा इनका जो मुख्य अंतर होता है इसमें केंद्रक आपको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि वास्तव में क्या इसमें केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक होता है, लेकिन जो केंद्रक कला है ये नहीं होती है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो आपके आनुवंशिक पदार्थ हो गए, डीएनए, आरएनए हो गया, हो गए, क्योंकि उसको भी काम करना, उसकी भी फिजियोलॉजी होती है, वो सारे कार्य इसमें होते हैं, लेकिन उसका जो केंद्रक कला है वो नहीं होता है। तो पूरी की पूरी कोशिका द्रव्य में केंद्रक के मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक जो मटेरियल्स है, आनुवंशिक जो कोड है, वो कहीं भी उपस्थित रह सकते हैं, खुले में कहीं भी बड़े आसानी से रहते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, जो संसार में आने वाली पहली और प्राथमिक कोशिकाएं कहलाती हैं। बहुत ही सरल प्रकार की बनी होती हैं, कोई भी विशेष कोशिकांग इनके पास नहीं होता है, बहुत ही सरल और सहज प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ थोड़ा सा हम ये भी समझ लें कि ऐसी कोशिकाएं किन में होती हैं, किन जंतुओं के पास ऐसी कोशिकाएं होती हैं, किन पौधों के पास ऐसी कोशिकाएं होती हैं। इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, क्योंकि लगातार जानवर विकसित हो रहे हैं तो इनकी संख्या घटती चली जा रही है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ दो जीवों के पास होती हैं। एक पहला जीव जिसको आपने बैक्टीरिया के नाम से सुना होगा, जीवाणु जिसे कहते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम आप सबने सुना होगा, बैक्टीरिया को जानते होंगे, पहचानते होंगे। तो जो बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं वो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रीमिटिव कोशिकाएं होती हैं, जो मुख्यतः प्रोकैरियोटिक होती हैं। दूसरा जो जीव है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल के नाम से जानते हैं, जो एक वनस्पति जानी जाती है, उसके पास भी इसी प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अंतर आपका स्पष्ट हो गया होगा, आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो बिल्कुल आद्य प्रकार की पुरानी कोशिकाएं हैं, जिनके पास कोई भी कोशिकांग स्पष्ट तौर पे नहीं होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है,
केंद्रक में पाए जाने वाले जो जानवंशिक पदार्थ हैं वो खुले में पूरे साइटोप्लाज्म में पूरे कोशिका द्रव्य में कहीं भी उपस्थित रह सकते हैं। तो ये मुख्य आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जो मुख्यतः दो जीव में, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरे प्रकार की कोशिका जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये आपकी ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। यू मीन्स होता है गुड और वेल, या इसको हम ट्रू भी कहते हैं, सत्य, और कैरियर का मतलब वही है आपका न्यूक्लियस, अर्थात जिसमें गुड का मतलब अच्छा या वेल का मतलब अच्छा, विकसित मतलब पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है, उस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इन दो जंतुओं जीवों को छोड़कर, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल को छोड़कर संसार के समस्त जीवों में आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें एक केंद्रक, कई सारे कोशिका भित्ति या तमाम तरह के जो जंतु और वनस्पति दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिकांग उपस्थित होता है, वो सारी की सारे मटेरियल, सारी की सारी कोशिकांग इस कोशिका में उपस्थित होते हैं। अर्थात ये थोड़ी सी इससे विकसित कोशिका है, इसके बाद इसका विकास हुआ है, इसमें विकसित रूप से आपका केंद्रक होता है, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, सबके अपनी अपनी बनावट होती है, और इस आधार पर ये थोड़ी सी विकसित कोशिका है अपेक्षाकृत आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका को। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं आपके पूरे जीवमंडल में। प्रो आपकी पुरानी कोशिकाएं हैं और यूकैरियोटिक आपके दो जंतुओं को छोड़कर, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर संसार के समस्त सजीवों में, संसार के समस्त जीवों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे पहले और दोनों दूसरे वीडियो को मिलाकर आपकी कोशिका की संरचना और कोशिका से आपके सिलेबस से संबंधित सारे मटेरियल मैंने डिस्कस कर लिया है। आने वाले अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो आपका चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, इसमें मुख्यतः बात करेंगे ऊतक की। ऊतक क्या होता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। इसी के साथ आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो धन्यवाद।